बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 वाक्य मीन सेंटेंस। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनता है। सार्थक शब्द समूही वाक्य होता है। वाक्य के द्वारा ही व्यक्ति भावों और विचारों को व्यक्त करता है। जैसे प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, ये एक वाक्य हो गया। इंग्लैंड को हराकर भारत ने क्रिकेट श्रृंखला जीत ली, ये एक वाक्य हो गया। गीतिका बहुत सुशील और गुणवती लड़की है। ये तीनों ही वाक्य प्रेमचंद क्रिकेट में भारत की जीत और गीतिका के गुणों के विषय में संपूर्ण भाव प्रकट कर रहे हैं। ओके, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब जो इसको हम शॉर्ट में डिफाइन करेंगे, कैसे? शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से प्रयुक्त समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के सामान्यतः दो अंग होते हैं, इन्हीं को हम वाक्य रचना के आवश्यक तत्व भी कह सकते हैं। उद्देश्य। वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य का होना आवश्यक नहीं है। कुछ वाक्यों में उद्देश्य छिपा भी होता है। उद्देश्य के छिपा होने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि वह वाक्य बिना उद्देश्य के ही पूर्ण हो गया। अब यदि हम उपयुक्त उदाहरण एक आओ को देखें तो पाते हैं कि वहां पर उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वहां तो केवल एक ही शब्द आओ दिया गया है। इस वाक्य में उद्देश्य तुम है, तो जिसको छिपा दिया गया है उद्देश्य वही छिपा होता है। ठीक है, जहां उसके बिना भी वाक्य के अर्थ को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उदाहरण 2 में बादल तथा उदाहरण 3 में प्रधानमंत्री जी उद्देश्य है। उद्देश्य का विस्तार। वाक्य में जो शब्द उद्देश्य की विशेषता अथवा गुण दोष बताते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। जैसे श्री रामपाल सिंह एक कर्मठ, निष्ठावान और ईमानदार अधिकारी रहे हैं। यहाँ पर उद्देश्य है श्री रामपाल सिंह और उसकी विशेषता बताते हैं। एक कर्मठ, निष्ठावान और ईमानदार शब्द अतः उद्देश्य के साथ आए थे। विशेषण उद्देश्य का विस्तार है। कहने का आशय यही है कि विशेषणों के द्वारा उद्देश्य का विस्तार किया जाता है। उद्देश्य विस्तार में उसके साथ प्राय अधिकतम 3 विशेषण जोड़े जाते हैं और उद्देश्य को किस प्रकार से विस्तार देकर वाक्य बनाए जाते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों से ये बात भली प्रकार से स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार से बने वाक्य। अंजू, मेरी बहन अंजू अंबाला शहर में रहती है। घर, रामा के पास एक बड़ा आलीशान और टिकाऊ घर है। बच्ची, एक सुंदर बच्ची गाड़ी में बैठी थी। स्त्री, यहाँ बैठी स्त्री बहुत सुंदर, सुशील और सभ्य है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रमशः उद्देश्य, अंजू, घर, बच्ची तथा स्त्री के विस्तार है। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण 1 में आओ, उदाहरण 2 में गरजता है तथा उदाहरण 3 में दिल्ली में ही रहेंगे विधेय है। इस विधेय में वास्तव में क्रिया वाला भाग ही वास्तविक विधेय होता है और कर्म तथा क्रिया विशेषण वाला भाग उसका विस्तार होता है। नीचे दिए जा रहे विवरण से विधेय के विस्तार को भली भांति समझा जा सकता है। विधेय का विस्तार। जैसा कि स्पष्ट है कि वाक्य की मुख्य क्रिया ही विधेय कहलाती है और क्रिया विशेषण, कर्म एवं कर्म का विस्तार मिलकर विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे स्नेहा जल्दी से तैयार होकर अपने विद्यालय चली जाती है। यहाँ पर चली जाती है विधेय है, क्योंकि वही वाक्य की क्रिया है और विद्यालय उसका कर्म है। अपने उसका विशेषण होने के कारण कर्म का विस्तार है। जल्दी से तैयार होकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अतः जल्दी से तैयार होकर विद्यालय विधेय का विस्तार है। कहने का आशय यही है कि कर्म, उसके विशेषण और क्रिया विशेषण द्वारा विधेय का विस्तार किया जाता है। विधेय के विस्तार की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों से ये भली भांति स्पष्ट हो जाता है। विधेय और विधेय विस्तार से बने वाक्य। रहने दो, मुझे गांव में ही आराम से रहने दो। चाहिए, मुझे आज ही एक बड़ा रंगीन टीवी चाहिए। खो गई, शकुंतला की दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी अचानक कहीं खो गई। सुलाती है, माता बच्चे को थपकी देकर सुलाती है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रमशः रहने दो, चाहिए, खो गई तथा सुलाती है
विधेय के विस्तार हैं। अब हम बात करते हैं वाक्य के भेद। वाक्य का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जाता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के अग्रलिखित 3 भेद होते हैं। सरल अथवा साधारण वाक्य। जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्यकर्ता और एक ही विधेय क्रिया होता है तो उसे सरल अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बंदर गुर्राता है, यात्री नौका में बैठे हैं, शेर जंगल में सोता है, लड़की लिखती है। संयुक्त वाक्य। जब एक अथवा एक से अधिक उपयुक्त सभी वाक्यों में एक ही कर्ता और एक ही क्रियाएं आते हैं, ये सभी सरल वाक्य हैं। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। जब एक अथवा एक से अधिक स्वतंत्र और सरल वाक्यों को किंतु, परंतु और तथा एवं इसलिए आदि समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रात हो गई, सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। ये 2 स्वतंत्र और सरल वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों को और शब्द द्वारा इस प्रकार जोड़ देने पर रात हो गई है और सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक गए हैं, यह वाक्य बनता है। यहाँ संयुक्त वाक्य है। कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए। प्रातः हो गई है और पक्षी घोंसलों से उड़ चुके हैं। ठीक है। मोहन ने भोजन किया ही था कि रमेश उसे बुलाने आ गया। फिर है मिश्रित वाक्य। जब 2 से अधिक सरल अथवा संयुक्त वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उसके आश्रित होता है। जैसे मनोरमा आगरा नहीं जा सकती क्योंकि उसकी गाड़ी छूट गई थी। वह जो छोटी सी लड़की है सीमा की बहन की ननंद है। तुम इतना भी नहीं समझते कि मैं सरकारी कर्मचारी होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकता। मिश्रित वाक्य में प्रथम वाक्य से कोई बात स्पष्ट नहीं होती कि वक्त के कहने का आशय क्या है, इसलिए श्रोता के मन में आगे जाने की उत्सुकता बनी रहती है। उपर्युक्त उदाहरण 1 में प्रथम वाक्य को सुनने के बाद श्रोता के मन में उत्सुकता होती है कि मनोरमा आगरा क्यों नहीं जा सकती, जिसका उत्तर मिलता है उसके बाद वाले वाक्य में कि उसकी गाड़ी छूट गई। इसी प्रकार से शेष दोनों वाक्यों में भी प्रथम वाक्यों से कोई बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है। अर्थ की दृष्टि से साधारण वाक्य को निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक आदि में परस्पर बदला जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मोना खेलने जा रही है। विधानवाचक वाक्य। मोना खेलने नहीं जा रही है। निषेधात्मक वाक्य। क्या मोना खेलने जा रही है। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तो यदि मोना खेलने जा रही है तो प्रसन्न रहेगी, ये हो गया संकेतवाचक वाक्य। संभवतः मोना खेलने जा रही है संदेहवाचक वाक्य। अरे मोना खेलने जा रही है विस्मयादि बोधक वाक्य। मोना खेलने जाओ आज्ञावाचक वाक्य। अब बात करते हैं उपवाक्य। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में एक से अधिक वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं। वाक्य में जुड़े ऐसे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। जैसे सुधीर परिश्रमी है परंतु मंजीत आलसी है। उपयुक्त वाक्य में प्रथम वाक्य प्रधान है जबकि दूसरा वाक्य उससे समुच्चय बोधक द्वारा जुड़ा है, यह उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के 2 भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित रहते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य प्राय कि, क्योंकि, जब, जो, जिसे, जिसने, उन्होंने आदि अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे ये वह खिलाड़ी है जिसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। हरीश ने बताया कि वह दिल्ली में रहता है। स्वतंत्र उपवाक्य। जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं रहते हैं उन्हें स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य और, तथा, किंतु, परंतु या आदि अव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे शिवा परिश्रमी है परंतु उसका भाई आलसी है। तुम मेरठ जाओ या कानपुर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी का आकार गोल है, सूर्य से हमें गर्मी मिलती। निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न करने या न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी के अतिरिक्त किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। नल से पानी नहीं आ रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछे जाएं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।
इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दीपेश आजकल कहाँ रहता है, ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है। आज्ञावाचक वाक्य, जो वाक्य आज्ञा, विनय या अनुमति का बोध कराएं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कभी अधिक मत खाइए, कृपया शांति बनाए रखें। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रसन्नता, शोक, घृणा जैसे भावात्मक आवेगों का बोध होता है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना मीठा सेब है, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए। इच्छा सूचक वाक्य, जिन वाक्यों से कर्ता की इच्छा, कामना, आशा आदि का बोध होता है उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम प्रथम आओ, न वश तुम सबके लिए मंगलमय हो। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य होने या करने में संदेह हो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद कल वर्षा होगी, लगता है आज काम पूरा नहीं हो पाएगा। वाक्य रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। वाच्य परिवर्तन द्वारा, वाच्य परिवर्तन द्वारा वाक्य रूपांतरण के विषय में आप क्रिया के वाच्य नामक अध्याय में पढ़ चुके हैं। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से साधारण मिश्रित या संयुक्त वाक्यों को आपस में बदलकर रूपांतरण किया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन में कुछ शब्द अपनी ओर से लगाए जाते हैं, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य बदलते समय वाक्यकार वही रहना चाहिए, है ना। जैसे साधारण वाक्य है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। संयुक्त वाक्य है, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, है ना। मिश्रित वाक्य है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षी बोलने लगे। मतलब है कि ये तीनों वाक्य का बट बनाने का तरीका जो है वो डिफरेंट, वो अलग कर दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाक्य जो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।